हेलो दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक परासर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का अध्याय 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, यानी हमको ये पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र यानी बिना मशीन की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, यानी उनको देखने के लिए हमें मशीन की सहायता लेनी पड़ती है। तो इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। बहुत ही छोटे जीव होते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है। इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। ठीक है, इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। ये संरचनाएं क्या है, ये कहाँ से आई है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है कि अगर आपके पास बगीचा है या मैदान है तो उस बगान में से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और उसमें जल डालिए, और मिट्टी के कण जब बैठ जाते हैं उसके पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। तब और आप देखिएगा कि आप क्या देखते हैं। ठीक है, तो क्या आपको उस जो आपने जल की बूंद जो ली है उसमें आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना मशीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें कुछ जैसे पेड़ पर उगने वाले कवक, ठीक है, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते। यही कारण है इन्हें सूक्ष्म जीव कहता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। मैंने क्या क्या बोला? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि मतलब कि जीवाणु क्या होता है, कवक, ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कुछ समान सूक्ष्म जीव चित्र 2.41 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। तो 2.1 और 2.4 का पिक्चर देख लीजिए। ये है जीवाणु का पिक्चर, आप देख सकते हैं स्पाइरल जीवाणु है, और एक छड़ छड़ जैसे आकार का एक जीवाणु होता है। ये जीवाणु का पिक्चर है। फिर आप देख लीजिए सवाल कैसे होते हैं। सवाल में कुछ नाम है, क्लेमाइडोमोनस, ये सवाल होते हैं। एक होता है स्पाइरो गाइरा, सवाल होते हैं। ठीक है, चित्र 2.3 में देख लीजिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में 2 आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कवक में देख लीजिए कवक कौन कौन से होते हैं। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड होता है। ठीक है, एक होता है पेंसिलियम होता है, और एक होता है एस्परजिलस होता है। ये मैंने आपको सबके पिक्चर दिखा है। कवक का आप देख सकते हैं, कवक कौन कौन होते हैं, राइजोपस, पेंसिलियम, एस्परजिलस। और सवाल देख लीजिए, माइडोमोनस, स्पाइरोगोइरा, और प्रोटोजोआ में देख लीजिए अमीबा और पैरासियम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर सवाल कल के एग्जाम्पल में आ जाए कि क्या मेरा पैरामीशियम क्या है, तो आपको पता होगा तभी ना बता पाओगे प्रोटोजोआ है। उसी तरह सवाल है, सवाल में पूछ देगा कि स्पाइरो गायरा क्या है, तो आपको पता होगा तभी ना बोलोगे सवाल है। तो ये सब नाम याद रखने जरूरी होते हैं। और जीवाणु में आप देख रहे हैं कि इनकी संरचना कैसी होती है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु, जिसको इंग्लिश में हम लोग वायरस भी बोलते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। यह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ठीक है, अर्थात जीवाणु पौधे और जंतु कोशिका में ही ये गुणन करते हैं, भाग लेते हैं, पाए जाते हैं। विषाणु का पिक्चर चित्र 2.5 में दर्शाया गया है। ये 2.5 में देख लीजिए विषाणु का पिक्चर कैसा है। ये है हमारे विषाणु होते हैं, आप देख लीजिए किस आकार के होते हैं, इसकी संरचना इस प्रकार होती है। तो आपने देखा। हम्म, क्या दिया हुआ है? कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, यानी इसको फ्लू बोलते हैं, अधिकतर खांसी जो होता है वो विषाणु ने वायरस द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। मैंने इसमें रोग कुछ नाम बताया, जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होते हैं, पोलियो होते हैं, खसरा होते हैं, ये सब वायरस के द्वारा होते हैं।
अब आते हैं मलेरिया हुआ, अतिसार हुआ, ये सब जो रोग होते हैं वो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड और टीबी, जो क्षय रोग हिंदी इसको बोलते हैं, टीबी जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले, यानी बैक्टीरिया से टाइफाइड होगा या फिर टीबी होगा। तो इन सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब पिक्चर के मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखते हैं कोई वैसे सूक्ष्म जीव मित्रवत होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म जीव कैसे मित्रवत होते हैं ये थोड़ा जानना जरूरी है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी आप सूक्ष्म जीव का उपयोग करके दही बना सकते हो, ब्रेड बना सकते हो, केक बना सकते हो, ठीक है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। यानी पहले के जमाने में जो होता था 1900 मतलब समझ लीजिए 19वीं 18वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी, उस सेंचुरी समय ना क्या होता था कि सूक्ष्म जीव होते थे ना, तो उनका उपयोग ना एल्कोहल बनाने में किया जाता था। पर्यावरण को क्लीन रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, कार्बनिक कार्बनिक अवशिष्ट जो होते हैं ना, जैसे सब्जियों के छिलके, ये सब कार्बनिक अवशेष होगा। जंतु जैसे जंतुओं द्वारा जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये हमारे वातावरण में गंदगी फैलाएंगे, तो इनको जीवाणु द्वारा ही अपघटन होता है। और हानि रहित पदार्थ बनते हैं, उससे जो हानि पदार्थ बनते हैं ना वो बिल्कुल नुकसान नहीं करते। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज होता है जीव बैक्टीरिया का। और कृषि में मृदा की उर्वरता यानी जो मिट्टी की जो पोषक तत्वों की वृद्धि में ना बढ़ाने में इनका उपयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आपको पता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन होने की वजह से पौधों में बहुत ग्रोथ आती है, इस वजह से ये यहाँ पे जीवाणु का उपयोग होता है। देखिए, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब सवाल आता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ इनका लोकेशन है भाई। तो सूक्ष्म जीव एक कोषीय हो सकते हैं, एक कोशिका का बना हो सकता है, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि कई शैवाल होते हैं, कवक होते हैं। बर्फीली शीत से लेकर उष्ण यानी बहुत ही बर्फीली शीत से लेकर उष्ण मतलब गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं ये। यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है ये कि अमीबा सूक्ष्म जीव जो होता है ना वो अकेले होता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में होते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें कुछ हमारे लिए लाभदायक है, कुछ हानिकारक। जीवों में रोग के कारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। दही में क्या लिखा हुआ है कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनमें एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। देखिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का कार्य क्या होता है, वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वो दूध में ही जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जनन करता है वो, जनन मतलब समझ रहे हो आप, रिप्रोडक्शन होता है। तो वो दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होता है। जीवाणुओं से पनीर बनता है, अचार और अन्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन में उपयोगी होता है, ठीक है। रावा मतलब सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। जो सूजी होता है ना, इडली और भटूरा होता है, इसमें दही का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जीवाणु की मदद से दूध से दही बनता है, तो बहुत समझ लीजिए ये सब में कितना लाभदायक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है कि जीवाणु एवं ईस्ट चावल की आटे के किण्वन में भी सहायक होते हैं। जो आटा जो बनता है ना, उसका किण्वन जब होता है तो उसमें सहायक होता है, जिससे इडली और डोसा बनता है। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रियाकलाप है 2.3 में। क्रियाकलाप में क्या लिखा हुआ है कि एक बर्तन में ½ केजी आटा और मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा यानी एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। और आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि आपने गूंथे हुए मैदे को उठा लिया, उठा हुआ पाया।
तो ये क्या है 2.6 में कि इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए कितने लाभदायक होते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग यानी व्यापार में क्या उपयोग होता है। जब व्यापार लोग करते हैं, व्यापारिक लोग, तो बड़े स्तर पे अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब एक क्रियाकला 2.4 में कि इसमें कह रहा है कि 500 ml का बीकर लीजिए और इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, इसमें 2 या 3 चम्मच चीनी घोलिए और आधा केजी चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटे के लिए गर्म स्थान में ढककर रखिए और विलयन को सूंघ कर देखिए क्या होता है। यह गंध जो होता है वो एल्कोहल का होता है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन के कारण, जब चीनी एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है ना, तो वो गंध होता है, एल्कोहल का गंध आता है। तो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। यानी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, कि जब चीनी अल्कोहल में बदल जाता है ना, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवों के मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या उपयोग होता है औषधि में। जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत जो होता है ये सूक्ष्म जीव होता है। ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन हुआ, तो चाहे कोई प्रतिजैविक की गोली हुआ या कैप्सूल, ये इसका सोर्स जो होता है ना सूक्ष्म जीव होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। आप जो एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको बैक्टीरिया को मारना होता है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक एंटीबायोटिक में औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक जो मैंने नाम रखा है नहीं, ये सब एंटीबायोटिक है। ठीक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाया जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का पिक्चर है। ये 1937 की बात है कि ये जीवाणु जो बीमारियां फैली हुई थी ना, तो जीवाणु जो बैक्टीरिया से जो बीमारियां हो रही थी उससे बचाव हेतु ये एक एक संवर्धन पे प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के कुछ छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। तो यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाया गया। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार, देखिए पशु आहार एवं मुर्गी के जो आहार होता है ना, उसमें भी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है, कि ये मतलब जो होता है ना फैले नहीं। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवा लेनी चाहिए, उसे दवा का कोर्स भी करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपको आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। यानी जब जरूरत हो तभी लीजिए, नहीं लीजिए, अगर जरूरत होगा तब लीजिएगा ना, तो फिर वो नुकसान करता है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। देखिए, आपका तो सर्दी जुकाम और फ्लू हो जाए ना, तो आप एंटीबायोटिक लीजिएगा ना, तो फायदा नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का बीमारी नहीं है वो। इसलिए यह रोग विषाणु द्वारा, ये वायरस द्वारा होता है। अब पढ़ते हैं टीका, वैक्सीन क्यों जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सब सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उनसे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में
प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिका उसके अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक को नष्ट कर देती है। यदि प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोगकारक सूक्ष्मजीव से हमारे सदा के लिए रक्षा होती है। इस प्रकार टीका एक जो टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है। हैजा हुआ, क्षय हुआ, चेचक हुआ, हेपेटाइटिस हुआ जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। देखिए इनका नाम देख लीजिए, क्या नाम है इनका, एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के लिए 1798 में खोज की थी चेचक के टीके की। जो इससे पहले मैंने पढ़ा था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो के बारे में पढ़ा था, इन्होंने पेनिसिलिन बनाया था। और ये एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए चेचक का टीका की खोज की थी 1798 में। आपको बचपन में आपको अनेक रोगों से सुरक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माँ बाप की सहायता ले सकते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में कोविड हुआ था, तो ये टीका ने कितने लोग की जान बचाई बताओ। तो वैक्सीन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप जानते हो कि सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन, समाचार पत्र में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन होता है। जो आज पोलियो का आप कितना खत्म हो चुका है। एक जमाने में पोलियो बहुत ही खतरनाक बीमारी था, जिस ये हर इंसान मतलब उससे प्रभावित हो रहा था। तो आज टीका का जो इन्वेंट हो गया ना, उस वजह से आज बहुत राहत हो चुका है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। आज चेचक लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि ये इसके टीके का बहुत ही विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके के उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य और अन्य जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हमारा मिट्टी कितना ज्यादा उपजाऊ हो इसमें वृद्धि करता है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, जिसको हम 2.7 पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.7 पिक्चर कहाँ भाई? ये देख लीजिए, नीले हरे शैवाल देख रहे हैं आप, ये शैवाल होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, यानी बढ़ता है। मृदा में नाइट्रोजन की संख्या बढ़ती है, वृद्धि होती है, और उससे उर्वरता में वृद्धि होती है। जितना मिट्टी में नाइट्रोजन मतलब मात्रा होगी, उतना ज्यादा मिट्टी उपजाऊ होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। किसको? जीवाणु को। अब पढ़ते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण क्या होता है। तो ये इसके बारे में प्रयोग है, आप देख लीजिए कैसे कैसे। इसमें लिखा हुआ है कि आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप और कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का न्यूनीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये सब अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो सूक्ष्म जीव के फायदे थे। अब आगे पढ़ते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव। ये जितने मैंने आपको पढ़ा ये सब लाभदायक सूक्ष्म जीव थे। अब पढ़ेंगे हम लोग हानिकारक सूक्ष्म जीव, क्योंकि कोई भी चीज लाभ देती है तो हानि भी तो देती होगी ना। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु और रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधि के विषय में और जानकारियां लेते हैं, ठीक है। देखिए मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है मतलब सूक्ष्म जीव का, जंतुओं के सीधे संपर्क में आने पर रोग का संचरण हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो जो संक्रमित है, तो वो रोग आपको भी हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। किस किस से फैल सकता है? वायु से फैल सकता है, जल से, भोजन से, और संपर्क द्वारा फैलता है।
इस प्रकार रोग के कुछ उदाहरण जैसे हैजा हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, चिकन पॉक्स, टीबी, क्षय रोग, ये सब बीमारियां जो मतलब संचरणीय बीमारी होती है। जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति छींकता है ना, तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस जो होते हैं ना, वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट और जंतु ऐसे होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीव के रोग वाहक का काम करते हैं, ये रोग फैलाने का काम करते हैं। जैसे आपका घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कोड़े एवं जंतु अवशिष्टों पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक कर बैठ जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन में बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो व्यक्ति ऐसा खराब खाना खाएगा उसको बीमार पड़ने की संभावना है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए, बिना ढके हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका उदाहरण है, ये रोग वाहक है। ठीक है। मच्छर प्लेज्मोडियम जो मलेरिया का वाहक है। माडा एडिस मच्छर डेंगू, मैंने क्या क्या नाम लिया, माडा एडिस डेंगू हुआ, मादा एनफ्लूएंजा जो होता है वो मलेरिया हुआ। ठीक है। ये रोआहक होते हैं। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर कैसा हो, देख लीजिए। अगर ये दिक्कत हो ना तो भाग जाइए, और इससे इसे खाने मत खाइएगा, नहीं तो फिर बीमारी हो जाएगी। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं देना चाहिए। कूलर, टायरों और फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। बहुत सारे गांव में देखने को मिलती है, नालियाँ होती है ना, नालियाँ का खिड़की के पास होती है, वहाँ पानी ठहरा हुआ रहता है, वहाँ ये सब मच्छर सब जमा होते हैं। अतः हम अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और सुस्त रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया फैलने से रोका जा सकता है। ये देख लीजिए, सारणी दे नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपकी कॉपी में अगर नोट कर सकते तो कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि रोग कौन सा होता है, कौन इसको कराने वाला सूक्ष्म जीव कौन होता है, और क्या तरीका से होता है, और इसके क्या उपाय है। पहला क्षय रोग, ये जीवाणु से होता है और ये वायु के माध्यम से होता है, और इसको उपाय है बचने का। देखिए मैं आपको नाम धर रहा हूँ, ठीक है। बचने का एक क्षय रोग खसरा हुआ वायरस से होता है, ये वायु के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, वायु से संपर्क से होता है। पोलियो वायरस से होता है, इसका भी वही है, वायु और जल से होता है। लेकिन बचने का उपाय क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग कर दीजिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग कर दीजिए और सही समय पर टीकाकरण कीजिए, आप बच जाइएगा। अब आते हैं हैजा और टाइफाइड। हैजा भी जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। और हैजा होता है जल और या भोजन से, और टाइफाइड वो भी होता है जल से। तो इसका उपाय है बचने का कि आप व्यक्तिगत स्वच्छता, हर व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखें, अच्छी आदतों को अपनाएं, पका हुआ भोजन खाए, और उबला पेयजल पानी को उबाल के पिए, और टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए जो होता है वायरस से जो होता है, और ये फैलने का तरीका होता है जल, उबले हुए पेयजल का उपयोग, टीकाकरण, यही इसका उपाय है। मलेरिया को देख लीजिए, प्रोटोजोआ और मच्छर। मैंने क्या बोला? क्षय रोग जीवाणु, खसरा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, क्षय रोग से जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु होता है। हेपेटाइटिस से वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य या पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते, दूसरे जंतुओं में ही रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स जो होता है, मनुष्य के साथ साथ मवेशी में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ये रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का खत्म करने में महत्वपूर्ण रोल किया। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, अब जो पढ़ेंगे हम, वो है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आती है, और तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये देखिए, आपका नींबू और कैकर जो होता है पादप रोग। नींबू का कैकर रोग हो जाता है, जो जीवाणु से होता है, और ये हवा से होता है। गेहूं की रस्ट यानी ये कवक से होता है, और वायु और बीज से होता है। भिंडी की पीत वायरस से होता है, और ये संचरण का तरीका कीट से होता है। जब कीट बैठती है भिंडी पे तो खराब कर देती है।
अब फूड पॉइजनिंग। देखिए, फूड पॉइजनिंग होता है कि जैसे इसमें लिख रहा है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब खाना भोजन करने से खाद्य विषाक्तरण हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न होते करते हैं। यह भोजन को जहरीला बनाता है, जिसके सेवन से व्यक्ति को भयंकर रोग हो सकता है, कभी कभी उसकी मौत हो सकती है। यह आवश्यक है कि हम भोजन को खराब होने से बचाएं। अब खाद्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, परीक्षण कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले और नम स्थानों पर रखी ब्रेड पे कवक आक्रमण करते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को खराब कर सकते हैं और संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो सकता है और रंग रूप में परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए, पहेली ने कुछ आम खरीदे। एक लड़की का नाम है पहेली। उसने आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वो नहीं खा पाई। उसने देखा कि वो सड़ गए, परंतु वो जानती थी उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय से खराब नहीं हुआ, संदूषित नहीं होता। देखिए, उसने आम खरीदा, वो खराब हो गया, लेकिन अचार नहीं खराब हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? आइए हम खाद्य परीक्षण की कुछ समान तरीकों का अध्ययन करें, जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। देखिए, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के। अगर नमक और खाद्य तेल का इस्तेमाल करेंगे तो सूक्ष्मजीव नहीं बढ़ पाते हैं। इसे परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परीक्षक, याद कर लीजिएगा। सोडियम बेंजोएट जो होता है और क्या सोडियम मेटा बाईस सल्फाइड एक समान परीक्षक है। जैम एवं स्वैक्स बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परीक्षण क्या होता है कि समान नमक का उपयोग मांस और मछली के परीक्षण करने के लिए काफी लंबे समय से किया जाता रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परीक्षण में किया जाता है। चीनी द्वारा परीक्षण कैसा होता है? जैम, जेली और स्वेक्स का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषित करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब आता है तेल और सिरका द्वारा परीक्षण कैसे होता है। तो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। अब देखिए, गर्म और ठंडा करने से क्या तरीका है। आप अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा है। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। पाचीकृत दूध को, एक सेकेंड, हाँ देखिए, कभी हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्योंकि हम कम ताप सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकता है। देखिए, अब कम ताप रहेगा तो सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाता है। पाचीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। दूध को सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे आप 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म कीजिए और एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे पाचीकरण कहते हैं। अब आते हैं भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियां भी वायु रोधी सील की है पैकेट में बेचे थे। मतलब जो सब्जी होता है और मेवा होता है ना, वो ऐसा पैकेट में बेचा जाता है जिसमें वायु नहीं प्रवेश कर सकता, जिससे संजीव की रक्षा होती है। अब आते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोमियम जीवाणु के बारे में पढ़ा, जो लेगियम पौधे यानी दलहन वाले पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोमियम लेगियम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। जैसे सेम मटर एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर होती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। इस समय अगले भाग में समझते हैं। ये देखिए, लेग्यूम पौधे में दाल वाले पौधे की देखिए जड़ें, देखिए कैसे फैला हुआ है। देखिए, नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझिए पहले। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों की आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन यानी पन्नहित यानी क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। ठीक है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। देखिए, पौधा और जो जंतु होता है ना, वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसका उपयोग सीधा नहीं कर सकता। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। देखिए, जो जो जीवाणु होता है ना, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नील हरे शैवाल, वो वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण लेकर उसको बदल देते हैं नाइट्रोजन यौगिक में।
और जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है तब पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में भी किया जाता है। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। जो जंतु पौधे का उपयोग करते हैं उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक जो होता है नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जो जंतु और पौधे मर जाते हैं ना, फिर उसके बाद तो जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होता है ना, उस अवशिष्ट को हम नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग हो जाता है। तो कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है, अतः परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर होती है। ठीक है, ये आप देख लीजिए कैसे हुआ है। पहले हुआ कि ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले इसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु नीले और हरे शैवाल द्वारा इसको स्थिरीकरण किया गया। फिर क्या हुआ, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को यौगिक में बदला गया। अब यौगिक मिट्टी में उपस्थित है नाइट्रोजन के यौगिक, अब वो क्या किया है, अब ये यौगिक को जीवाणु द्वारा क्या किया, नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में बदल दिया गया और वो फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चला गया। ठीक है, अब देखिए कि जो नाइट्रोजन जब मिट्टी में पहुंच गया, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक उसको पौधा अवशोषण कर लिया। अब जंतु उस पौधे को खा गया। अब वो खा गया तो कहने का मतलब है कि जंतु में नाइट्रोजन की प्राप्ति हो गई। अब जंतु की जब मौत होगी तो फिर से वो अवशिष्ट में बदल गया और वो फिर से मिट्टी में भी चला गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने इतने लाइन सीखे हैं कि भाई सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना मशीन की सहायता से अकेली आंखों से नहीं दिखाई देते। बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों और मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे और जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। यह एक कोषीय और बहुकोषीय भी हो सकते हैं। ठीक है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में इनको रखा जाता है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप और जंतु में गुणन करते हैं। विषाणु सिर्फ परपोषी में करते हैं, हर जगह नहीं होते। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं औषधि और एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे और जंतु अवशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को जहरीला बना देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं लेग्यूम पौधे की जड़ों और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। और मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। और विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका फिर से वायुमंडल में चला जाता है। ये सब सवाल है, कुछ सवाल है, देख लीजिए। ये सब सवाल को आप सॉल्यूशन करिए जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से समझा दिया। देखिए ये लास्ट पॉइंट है। क्या आप जानते हैं जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले रह रहे थे। ये बहुत ही सख्त जीव है, इसलिए वे कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में उबलते और ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए। वे कास्टिक सोडा की झील और शांत सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरों में भी पाए गए हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। ये अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। बताइए, जब चंद्रमा पे पर्यावरण नहीं है फिर भी कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिससे जीवाणु जीवित न रह सके। यानी चंद्रमा पे मतलब ऑक्सीजन ये सब नहीं है फिर भी वो जीवित है, यानी इसका मतलब है जीवाणु हर जगह रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आप इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 बार देखिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें वीडियो और लाता रहूँगा।